स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों अलग अंदाज के चैनल पे आपका। लास्ट सेशन में हम लोग सेल डिवीज़न स्टार्ट किए थे। सेल डिवीज़न में अब तक कंक्लूडिंगली हमने ये देखा था कि जिस तरह हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह सेल की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। सेल जब नया नया बॉर्न होता है तो बहुत छोटा होता है, ग्रो करते 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 वो बड़ा होता है। फिर एक स्टेज आता है उसकी लाइफ में कि वो डिवाइड करके एक से ज़्यादा सेल होता है। फिर एट दी एंड एक स्टेज उसके लाइफ में आता है कि वो डेड कर जाता है। ये सेल की एक पूरी लाइफ साइकिल है। उसी लाइफ साइकिल का एक स्पेशल पार्ट सेल डिवीज़न, इसके स्टडी को हम लोग कर रहे थे। सेल की लाइफ साइकिल को लास्ट सेशन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका इंटरफेस था और दूसरा माइटोटिक फेज़, जिसको माइटोसिस या कैरियोकाइनेसिस। दूसरा आपका था माइटोटिक फेज़। पहला इंटरफेस, दूसरा माइटोटिक फेज़। इंटरफेस वो सेल के लाइफ साइकिल का स्टेज था जिसमें सेल ग्रो करता है, सेल डेवलप करता है, सेल छोटा से बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। और दूसरा सेल के लाइफ साइकिल का पार्ट था, वो था आपका माइटोटिक फेज़। ये वो फेज़ है जिसमें सेल डिवाइड करता है, एक सेल से ज़्यादा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको माइटोटिक फेज़ कहते हैं। और ये माइटोटिक फेज़ फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न और दूसरा साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। कैरियो ये लफ्ज़ बायो में न्यूक्लियस के लिए आता है, कैरियोन न्यूक्लियस के लिए। काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, चीज़ों का टूट जाना। जब एक चीज़ टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि एक से ज़्यादा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। और कैरियोकाइनेसिस को माइटोसिस भी हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस ऑल्सो नोन एज माइटोसिस, ये कैरियोकाइनेसिस या माइटोसिस, ये बहुत सारे फेजेस में डिवाइड किया गया है इसको। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक्चुअली जैसे सेल डिवीज़न धीरे 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 एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता तो एक बार में फ़ौरन ही है। अगर मान लीजिए सेल की लाइफ साइकिल 24 आवर्स की है तो विद इन 1 आवर्स सेल माइटोटिक फेज पूरा हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों मिलाकर 1 आवर के अंदर, अगर एक सेल की लाइफ साइकिल 24 आवर्स है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जब डिटेल स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट ने धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूक्लियस में चेंजेस आते रहे डिवीज़न के दौरान, उस बेसिस पे सेल माइटोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस को या माइटोसिस को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है, ताकि इसमें हम लोग डिटेल से देख सकें कि कैसे कैसे न्यूक्लियस में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं कि हमारा सेल अब डिवाइड करके एक से ज़्यादा सेल में कन्वर्ट होने लगा है। तो साइंटिस्ट ने कैरियोकाइनेसिस को, न्यूक्लियस के डिवीज़न को या माइटोसिस को बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है आपका प्रोफेज, फिर है प्रोमेटाफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनोफेज एंड फिर है टीलोफेज। इन सब स्टेज से न्यूक्लियस गुजरता है, तब सेल डिवीज़न आपका होता है। कैरियोकाइनेसिस के फ़ौरन बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीज़न, पहले एक रफ आइडिया क्या है, एक सेल है, न्यूक्लियस के अंदर सेल के सारे इन्फॉर्मेशन होती है। तो रफली क्या होता है कि सेल के जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका डिवीज़न सेल डिवीज़न में काम है, उनको छोड़ करके बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स धीरे 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 डिसअपीयर होने लगते हैं। न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है 1 से 2, और उसके आसपास साइटोप्लाज्म, फिर से उस बड़े सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली 1 से 2 सेल बन जाते हैं माइटोसिस में। ये एक रफ़ आइडिया है सेल डिवीज़न का। अब इस प्रोसेस को अलग अलग बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हम लोग डिटेल स्टडी कर सकें कि कैसे सेल डिवीज़न होता है।
क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं, क्या क्या क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके बाद कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और किस तरह से एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इस सेशन में इसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माइटोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस है, उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा सेल में, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और एक सेल एक से ज़्यादा सेल यानी इस केस में 2 सेल में, माइटोसिस में 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीज़न को साइंटिस्ट ने फर्दर बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज में, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। धीरे धीरे इसमें अलग अलग ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियस के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे ही इन स्टेजेस को स्टडी हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रोफेज। प्रोफेज बिल्कुल फर्स्ट फेज़ है, सबसे पहला फेज़ है सेल के न्यूक्लियस का डिवीज़न। सेल जब भी डिवाइड करेगा पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और इस तरह से एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। तो सबसे पहले है आपका प्रोफेज, द फर्स्ट फेज़। प्रोफेज में क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देख पा रहे होंगे तो एक सेल आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा सा सेल है, इसमें बस बहुत सारे सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं जिनका काम सेल डिवीज़न में है। सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर आप क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे, उसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा होगा, कुछ वेसिकल्स आपको दिख रहे होंगे और ये 2 स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनल्स सेंट्रोसोम भी दिख रहे होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है सेल के डिवीज़न के लिए और सेल का साइज़ भी आपको नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा। तो ये पहला फेज़ है सेल के न्यूक्लियस का। माइटोटिक फेज़ में कैरियोकाइनेसिस के पहले स्टेज प्रोफेज़ है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल। क्रोमोसोम सेल जब नॉर्मल स्टेज में होता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, न्यूक्लियस के अंदर पूरे थ्रेड की तरह स्प्रेड होता है। उसको हम लोग क्रोमैटिन कह रहे थे, हम लोगों ने इसको देखा था। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होके एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अरेंज हो जाता है। जैसे ह्यूमन के केस में एक सेल में क्रोमैटिन 46 क्रोमोसोम में अरेंज हो जाता है और ये 46 क्रोमोसोम भी बड़े खूबसूरती के साथ 23 पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। हम लोगों ने ऊपर इस चीज़ को देखा था कैरियोटाइप जब हम लोग देख रहे थे तो, और 23 पेयर्स में क्यों होते हैं, ये 23 पेयर्स रिजेंबल करते हैं कि वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वन सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये मेल पेरेंट से आया है और सेकंड सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये फीमेल पेरेंट की तरफ से आया है। इसलिए सारे क्रोमोसोम 23 पेयर्स के फॉर्मेट में अरेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे अब यहाँ से प्रोफेज से सेल के लाइफ साइकिल के इस स्टेज से जबकि सेल अब डिवाइड करना शुरू हुआ है, यहाँ से अब ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम की शक्ल में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं और अब विजिबल होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रोसोम। दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है सेल के प्रोफेज का, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज में, कि स्पिंडल फाइबर। अब देखिए एक्चुअली हमको एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस करना है और ये क्रोमोसोम जितने भी हैं हम लोगों ने देखा कि ये फ़ोटोकॉपी हो जाते हैं डिवीज़न के लिए। तो एक एक सेट को अपने तरफ खींचने के लिए ये स्पिंडल ब्लू कलर के जो स्पेशल एक सेल ऑर्गेनल होता है, सेंट्रोसोम ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा, हैमर की तरह या टी शेप का, इनके थ्रू ब्लू कलर्स के ये फाइबर्स निकल रहे हैं। ये फाइबर्स अलग अलग आर्म को क्रोमोसोम की तरफ अटैच होके अपने तरफ खींचते हैं। इस तरह से सेल के एक कॉर्नर में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है और सेल के दूसरे कॉर्नर में दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है। ये एक रफ़ आइडिया होता है सेल के न्यूक्लियस का डिवीज़न का। तो अब वो स्पिंडल फाइबर जो आगे चल के इन क्रोमोसोम को खींचेंगे अपने तरफ
ताकि न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो सके, ये अभी इमर्ज होने शुरू होने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सेल को अपने तरफ, न्यूक्लियस क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचना है, तो न्यूक्लियस का जो प्रोटेक्शन है, न्यूक्लियस कवरिंग, इसको भी ब्रेक होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप प्रोफेज में ये होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल होता है जो राइबोसोम, और जो राइबोसोम के मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है वेरी इंपॉर्टेंटली, वो अब डिसअपियर होने लगता है। मतलब न्यूक्लियस अब बिल्कुल सिंपल, उसकी जितने भी डिटेल स्ट्रक्चर है वो हट जाता है, बस उसमें क्रोमोसोम बच जाता है। ये कुछ होता है आपका सेल के प्रोफेज में। अभी न्यूक्लियस डिवीज़न शुरू हुआ है। प्रोफेज के बाद, अच्छा, ये जो क्रोमैटिन है, ये जब क्रोमोसोम की शक्ल लेते हैं तो आपने देखा होगा एक्स टाइप का शेप आपको दिख रहा होगा, एक्स टाइप का शेप। ये एक्स टाइप का शेप क्यों है? एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में आपने देखा था कि एक सिंगल आर्म होता है, एक्स यानी 2 आर्म रिजेंबल कर रहा है। एक्चुअली एक आर्म ओरिजिनल है और एक आर्म फोटोकॉपी है। क्योंकि क्रोमोसोम आपको जब तक एक सेट डबल नहीं होगा, डबल फोटोकॉपी नहीं होगा, तब तक 2 पार्ट में कैसे डिवाइड हो सकेगा इक्वली। इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह ले लीजिए, आपके टीचर ने एक सेट नोट्स दिया और आप लोग क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, आप लोग दोनों को वो नोट्स चाहिए, तो आप क्या करिएगा, उस नोट्स को फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और एक सेट दोनों को ही ले लीजिएगा, दोनों स्टूडेंट। सेल भी इसी तरह से करता है। सेल के अंदर जितना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमने पढ़ा था एस फेज़ में, ये फ़ोटोकॉपी करा लेता है, डबल सेट करा लेता है। इसलिए जब ये डबल सेट हो जाता है तो ये क्रॉस के शेप का क्रोमोसोम आपको दिख रहा है। और जो सेंटर पॉइंट जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है, कंडेंसिंग प्रोटीन, जिसके मदद से ये आपका आपस में जुड़ा रहता है। ये था आपका प्रोफेज, फर्स्ट फेज़। उसके बाद दूसरा फेज़ आता है सेल के न्यूक्लियस के डिवीज़न में, माइटोटिक फेज़ में, कैरियोकाइनेसिस में। दूसरा जो स्टेज है वो आपका है प्रोमेटाफेज, द फर्स्ट चेंज फेज़। जैसे जैसे ये स्टेजेस, जैसे जैसे ये फेजेस आगे बढ़ते रहेंगे, उस तरह से आपको और चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर दिखता रहेगा सेल डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोमेटाफेज, द फर्स्ट चेंज फेज। प्रोमेटाफेज में क्या होता है? प्रोमेटाफेज में आप गौर से देखेंगे, अब क्रोमोसोम धीरे धीरे और ज़्यादा कंडेंस हो रहा है और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो रहा है। काइनेटोकोर्स अपीयर एट द सेंट्रोमियर। ये काइनेटोकोर्स क्या है? अब देखिए, हमने आपको एक बताया था, एक रफ़ आइडिया क्या होता है। एक सेल ऑर्गेनल होता है सेंट्रोमियर, इससे आपका स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होके दोनों को, सेल को अपने अपने तरफ खींचते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपका सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनल सेल डिवीज़न का प्राइमरी रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न में, ये दोनों सेल के एक एक कॉर्नर पे चले आए हैं। यही रफ आइडिया है। क्रोमोसोम को अपने अपने तरफ खींचना है तो रफली 2 पार्ट में न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया। अब लास्ट में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अपने अपने तरफ खींचना है तो हर चीज़ सेल के अंदर प्रोग्राम होती है, यूँ ही नहीं होती है। बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इन सेंट्रोसोम के अंदर भी एक स्पेशल पार्ट होता है, काइनेटोकोर्स। ये वो पॉइंट है जहाँ से ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम क्रोमोसोम में स्टिक करते हैं, ताकि न्यूक्लियस, ताकि एक सेट क्रोमोसोम एक एंड पे आ जाए और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम दूसरे एंड पे आपका आ जाए। तो ये काइनेटोकोर अब इन क्रोमोसोम में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं प्रोमेटाफेज में। और इसी स्टेज से धीरे धीरे अब वो सेल ऑर्गेनल कौन सा था जो सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है? सेंट्रोसोम। इससे जो फाइबर निकल रहे हैं इसको क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं इनको, क्योंकि माइटोसिस के अंदर हम लोग इसको देख रहे हैं। माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर है, जो ब्लू कलर्स के आपको दिख रहे होंगे रेस, अब ये धीरे धीरे क्रोमोसोम से अटैच होने शुरू हो जाते हैं और
सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, जैसे अर्थ में हम लोग कहते हैं ना एक एंड बिल्कुल नॉर्थ पोल है, एक एंड साउथ पोल है, उसी तरह यहाँ पे सेल को भी हम लोग कह रहे हैं कि इसका 2 अपोजिट कॉर्नर अपोजिट पोल्स है, और ये सेंट्रोसोम सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ आ जाता है। बिल्कुल अपोजिट रहेगा तो अपने अलग अलग खींचेगा क्रोमोसोम को एक एक तरफ, सेल डिवीज़न अच्छे से हो पाएगा इक्वली। ये कुछ होता है आपका सेल के प्रोमेटाफेज में। उसके बाद आता है मेटाफेज। अगर आप गौर से देखेंगे प्रोमेटाफेज में, जैसा कि आपको बताया था, ये आपका एक क्रोमोसोम है, फोटोकॉपी हुआ है, इसलिए डबल सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। येलो कलर का जो 2 सर्कल है आपको, वो काइनेटोकोर है। एक आर्म को इस क्रोमोसोम के एक आर्म को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड इसलिए कह रहे हैं दोनों आर्म को, क्योंकि बिल्कुल जो सेम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ है वही सेम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ है, फोटोकॉपी किया हुआ है, एक एक सेट दोनों के पास चला जाएगा। ये जो येलो वाला पार्ट है काइनेटोकोर, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि फाइबर इस तरह से यहाँ पे आपके आके अटैच होता है। और ये सेंट्रोमेयर ये उस लोकेशन में होता है जहाँ से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ी हुई हैं। प्रोमेटाफेज के बाद आपका आता है मेटाफेज द चेंज फेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज में सबसे पहला सिग्निफिकेंट, माइटोटिक स्पिंडल इज फुली डेवलप्ड, सेंट्रोसोम आर एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। अब माइटोटिक स्पिंडल जो है, जो ये स्पिंडल फाइबर है सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनल से जो निकलते हैं, ये पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं। और जो सेल ऑर्गेनल सेंट्रोसोम है, जिसको सेल डिवीज़न में जिसका प्राइमरी रोल है, जिससे ये फाइबर्स निकल रहे हैं, ये ठीक सेल के एकदम ऑपोजिट साइड में आ जाते हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेटाफेज का इवेंट है वो है क्रोमोसोम आर लाइंड अप एट द मेटाफेज प्लेट। एक सेल के बीच में एक बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में आपका क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। इस एरिया को हम लोग मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। सेल एकदम ऑर्डरली, सेल में मिडिल ऑफ द सेल में एकदम ऑर्डरली ये क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, और ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज अटैच टू ए स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अपोजिट फोर्स। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है आपका ह्यूमन सेल में, और 46 क्रोमोसोम सारे 46 क्रोमोसोम एक्स शेप में है, यानी 2 क्रोमैटिड्स हैं उसमें, तो एक एक क्रोमैटिड्स सारे क्रोमोसोम में सारे क्रोमैटिड्स के साथ ये स्पिंडल फाइबर अरेंज हो जाते हैं। ये मेटाफेज के बाद जो फेज़ आता है वो है आपका एनाफेज यानी अपवर्ड फेज। एनाफेज में क्या हो रहा है? अब आप देख रहे होंगे कि ये क्रोमोसोम जो एक्स शेप में था, जुड़ा हुआ था, डबल सेट फोटोकॉपी हुआ था, अब ये ब्रेक करके दोनों अलग अलग सेल के कॉर्नर पे जाता हुआ आपको दिख रहा होगा। कोहेजन प्रोटीन बाइंडिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर ब्रेक डाउन। हमने प्रोफेज में देखा था कि ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्रॉस के शेप में जो क्रोमोसोम है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? कोहेजन प्रोटीन के मदद से। तो स्पिंडल फाइबर इनसे जब जुड़ा हुआ होता है, जैसे स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ जाता है और ये खींचता है अपनी तरफ, तो ये कोहेजन प्रोटीन जुड़ जाता है, और इस तरह सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाती है। सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम आर पुल्ड टुवर्ड अपोजिट पोल्स। अब ये क्रोमोसोम, चूँकि क्रोमोसोम जब ये क्रॉस के शेप में था, डबल सेट में था, तो क्रोमोसोम हम लोग कह रहे थे, सिस्टर क्रोमैटिड इसके एक एक पार्ट को कह रहे थे। अब ये बिल्कुल जो फोटोकॉपी हुआ था, एक सेट आपका सेल के एक कॉर्नर पे जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, और दूसरा सेट आपका सेल के दूसरे कॉर्नर पे जाता हुआ आपको दिख रहा होगा।
और तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर लेंथेन्स इलोंगेटिंग द सेल। बहुत सारे स्पिंडल फाइबर सारे के सारे तो क्रोमोसोम से नहीं अटैच हो पाते हैं, जो नहीं अटैच हो पाते हैं वो सेल के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, सेल के साइज़ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सेल जितना बड़ा होगा, डिवाइड होने के बाद उसको चूँकि 2 सेल में कन्वर्ट होना है, इसलिए सेल का साइज़ जितना बड़ा होगा नया वाला सेल भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से नहीं अटैच हो पाते हैं वो सेल के इलोंगेशन में काम आते हैं। एनाफेज के बाद जो फेज़ आता है वो है टीलोफेज़। ये लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, इसको द डिस्टेंस फेज़ भी कहते हैं। अब सेल का जो न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया है, बस रैप अप होना है चीज़ों को। क्या हो रहा है टीलोफेज़ में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। अब यहाँ से आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहा होगा। क्रोमोसोम अराइव्ड एट अपोजिट पोल्स एंड बिगन टू डिकंडेंस। अब एक जो 46 पेयर्स, जो 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम थे, दोनों एक्स शेप में थे यानी फोटोकॉपी थे। तो एक आर्म स्प्लिट हो गया, 46 क्रोमोसोम एक तरफ आ गए, दूसरा सेट 46 क्रोमोसोम का एक तरफ आ गया, पूरा सेट कंप्लीट हो गया। और 2 न्यूक्लियस यहाँ से आपको दिख रहे होंगे। क्रोमोसोम अराइव्ड एट अपोजिट पोल्स एंड बिगन टू कंडेंस। क्रोमोसोम सेल के अपोजिट कॉर्नर में, अपोजिट पोल्स में आ गए हैं। अब धीरे धीरे वापस ये क्रोमोसोम से क्रोमैटिन के तरफ जाने शुरू हो गए हैं, डिकंडेंस होने शुरू हो गए हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप मटेरियल सराउंड्स ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। और ये जो नया सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों तरफ आया है, उसके अराउंड अब न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होने लगा है, यानी एक न्यूक्लियस पूरा बनना शुरू हो गया है। माइटोटिक स्पिंडल ब्रेकडाउन्स। अब तो माइटोटिक स्पिंडल का काम नहीं रहा, अब तो खींचना नहीं है सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ, अब धीरे धीरे ये भी ब्रेक करने लगता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस डिवीज़न हो गया, 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ गए। अब तो माइटोटिक फेज़ का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न होना है। ये कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेजेस में हुआ? प्रोफेज, मेटाफेज, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन 5 फेजेस में आपका सेल के न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया। माइटोटिक फेज मेजरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीज़न और दूसरा साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। कैरियोकाइनेसिस 5 पार्ट में डिवाइडेड था, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनमें क्या क्या इवेंट होता है इसको अभी हम लोगों ने जानने की कोशिश की। कैरियोकाइन और माइटोटिक फेज का दूसरा जो पार्ट है वो है साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन अभी भी एक ही सेल है, एक ही सेल के अंदर ये दो न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड कर जाएगा और एट द एंड एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा जो पार्ट है आपका सेल डिवीज़न का, दूसरा जो पार्ट है आपका माइटोटिक फेज का, वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के लिए, काइनेसिस यानी ब्रेकडाउन। एक सेल में जितना भी साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट है और जो कुछ इंपॉर्टेंट वेरी सेल ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीज़न को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल 50-50 वो आपका डिवाइड हो जाते हैं, ताकि एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाए। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है, न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल बिल्कुल आइडेंटिकल बन जाएंगे। जब न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम सब कुछ फोटोकॉपी हुआ है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेल बन जाएंगे। ये साइटोप्लाज्म का डिवीज़न कैसे होता है रफली आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपका साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। और अगर लिविंग थिंग्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं बायोलॉजी में, तो हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से एनिमल्स और प्लांट सेल में हम लोग करते हैं। एनिमल सेल में एक थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, प्लांट सेल में डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। आप हायर क्लास की स्टडीज़ में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल सेल में ये क्लीवेज फरो के फॉर्मेट में होता है, प्लांट सेल में ये सेल प्लेट के मदद से होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से
फरो टाइप का, सेल के अपोजिट पोल से एक फरो टाइप का डेवलप होने लगता है ऊपर से नीचे तक। फिर एट द एंड इसी तरह करके एक सेल 2 सेल में आपका डिवाइड कर जाता है। प्लांट सेल में सेल के बीच से ही कुछ एक सेल प्लेट टाइप का डेवलप करने लगता है, वहाँ से इसका सेल का डिवीज़न होता है। दूसरे डायग्राम में आपको ये चीज़ और क्लियर दिख रही होगी अगर आप गौर से देखेंगे। ये न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया। अब बीच से आपका एक फरो टाइप का डेवलप होने लगता है, इस तरह से एक सेल 2 सेल में डेवलप हो जाता है। और दूसरे केस में प्लांट सेल में ये गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी वेसिकल जो सेल ऑर्गेनल हम लोगों ने देखा है, ये एक्चुअली जो ब्रेकअप हुआ था ये कंबाइन करते 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 एक मेम्ब्रेन टाइप का बनाता है, और ये सेल के बीच में ही यहाँ से सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना शुरू करता है। तो एक्चुअली आप गौर से देखेंगे तो एनिमल सेल में क्या हो रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ डायरेक्शन है साइटोप्लाज्म के डिवीज़न का, और प्लांट सेल में क्या है, अंदर से बाहर की तरफ है डिवीज़न का। तो अल्टीमेटली एक सेल स्प्लिट करके 2 सेल में आपका डिवाइड कर जाता है। एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के ज़रिए से साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और प्लांट सेल में सेल प्लेट के मदद से साइटोकाइनेसिस हो जाता है। इस तरह से आपका एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। तो अब समरी के तौर पे आप देखेंगे सेल की लाइफ साइकिल को, सेल की पूरी लाइफ साइकिल, जब एक सेल छोटा होता है फिर डिवाइड करता है फिर बड़ा होता है, सेल छोटा होता है बड़ा होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है, फिर डिवाइड करके एक से ज़्यादा 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल की साइकिल। इस सेल की साइकिल में एक स्पेशल पार्ट है सेल डिवीज़न का, ठीक है। अगर सेल की लाइफ साइकिल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेस। इंटरफेस सेल की लाइफ साइकिल का वो पार्ट होता है जिसमें सेल अभी ग्रो कर रहा होता है। G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, इन 3 फेज़ में हम लोग इंटरफेस को डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है माइटोटिक फेज़, ये एक्चुअली वो पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीज़न। यहाँ पे सेल डिवाइड करता है। ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न, माइटोसिस भी इसको हम लोग कहते हैं। दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। पहले सेल के न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। सेल के पूरे मशीनरी, पूरे सेटअप को डिवाइड करने से बेहतर है सेल के न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाए, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाएगा। और लास्टली साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेल साइकिल तो माइटोटिक फेज़ और माइटोसिस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।